भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसको कहेंगे सॉदर्न प्लेटू, सॉदर्न प्लेटू या पेनिनसुलर प्लेटू। ये भारत का पहला भौतिक इकाई है, भूआकृतिक विभाग है भारत के दक्षिणी भाग में। अगर आप भारत के मानचित्र को देखेंगे भारत का जो ये दक्षिणी भाग है जो त्रिभुजाकार में है, इसी को हम दक्षिणी पठार कहते हैं। पेनिनसुलर प्लेटू भी कहा जाता है इसको। ये भाग ये जो भाग है पूरा अरावली पर्वत को ले लीजिए और पर्वत को जो पूरा भाग है ये पूरा दक्षिणी पठार है ना। अब देखिए इस दक्षिणी पठार का जो शेप है त्रिभुजाकार है, ट्रायंगुलर शेप। इस ट्रायंगल का जो बेस है वो उत्तर में है और शीर्ष दक्षिण में है, साउथ में है। यह भारत का सबसे प्राचीन भूमि है। भारत नहीं बल्कि पृथ्वी का एक प्राचीनतम भूखंड है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट लैंडमार्क्स ऑफ द अर्थ। माना जाता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो इस धरती पर पृथ्वी पर जो पहली बार धरातल बना उसको रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं? इसका धरातल उबड़ खाबड़ है, अनडुलेटिंग है। सागर तल से इसका विस्तार करीब 300 से 600 मीटर ऊंचाई के बीच है। कहीं कहीं 1000 मीटर की ऊंचाई में इसका विस्तार पाया जाता है। जैसे आप नागपुर चले जाएंगे 1000 मीटर की हाइट पर सी लेवल से। इस पठार का ढाल पश्चिम से पूरब की ओर है। क्यों? तो दक्षिण भारत की सभी प्रमुख नदियां पूरब की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। दक्षिणी पठार चारों तरफ प्राचीन पर्वतों से घिरा हुआ है। Southern Plateau is surrounded by ancient mountains. In northwestern part of Southern Plateau, there is Aravalli Mountain. This is Aravalli Mountain. Aravalli is the oldest mountain system of India. कभी कभी अगर आपको ऐसा भी सवाल आ जाए कि दुनिया का सबसे प्राचीन पर्वत कौन है, उसमें अरावली दिया हुआ था, बेशक उसको आप ऑप्ट कीजिए, सही आंसर होगा। Aravalli is not the oldest mountain of India, but it is oldest mountain of earth also, world also. पृथ्वी का संसार का सबसे प्राचीन पर्वत है। अरावली पर्वत उत्तर पूर्व में दिल्ली से लेकर दक्षिण पश्चिम में गुजरात तक फैला हुआ है। Between Delhi to Ajmer it is not continuous because it is like a plain due to erosional agents, different erosional agents. But south of Ajmer it is like a parallel range. यानी दिल्ली से अजमेर तक लगातार नहीं है, क्योंकि अपरदनकारी शक्ति के द्वारा इसको निम्न कर दिया गया है काट छांटकर। लेकिन अजमेर के पश्चात एक श्रेणी के रूप में पाई जाती है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली माउंटेन इज गुरु शिखर। हाइट 1722 मीटर, सिचुएटेड नियर माउंट आबू। ये माउंट
माउंट आबू के पास स्थित है। माउंट आबू इज ओनली वन हिल स्टेशन ऑफ राजस्थान सिचुएटेड ऑन अरावली माउंटेन, है ना। माउंट आबू के पास स्थित है ना। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन है, तो सब हो ही गया। पठार के उत्तरी भाग में विंध्या पर्वत है। दिस इज विंध्या माउंटेन। यही पर्वत, यही विंध्या पर्वत उत्तर दक्षिण भारत को अलग करता है। विंध्या माउंटेन सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। जैसे आपसे कोई पूछे कि नॉर्थ इंडिया कहां से, साउथ इंडिया कहां से आता है, कहिएगा कि साउथ ऑफ विंध्या देयर इज साउथ इंडिया एंड नॉर्थ ऑफ विंध्या देयर इज नॉर्थ इंडिया। ये विंध्या माउंटेन नॉर्थ साउथ इंडिया को डिवाइड करता है। कहा जाता है कि वंस अपॉन ए टाइम, कभी विंध्या माउंटेन लगातार पूरब की ओर मेघालय तक यहां तक विस्तृत था। बात समझ रहे हैं। लेकिन बाद में कोर्स ऑफ टाइम अपर्दनकारी शक्ति के द्वारा ये काट छांट दिया गया है और वास्तविक विंध्या आपको यूपी एमपी में मिलेगा। वास्तविक विंध्या यूपी एमपी में मिलेगा और इसके पूरब ये काट छांट दिया गया है। जैसे बिहार में आप आएंगे यूपी के बाद, तो बिहार में इसको कैमूर की पहाड़ी, रोहतास की पहाड़ी, और आगे बढ़िएगा गया की बराबर की पहाड़ी, और आगे बढ़िएगा राजगीर की गिरियक की पहाड़ी, और आगे बढ़िएगा जमुई की पहाड़ी, उसके बाद खड़गपुर के जमालपुर की काली पहाड़ी, और आगे बढ़िएगा खड़गपुर की पहाड़ी, और आगे बढ़िएगा राजमहल की पहाड़ी, और आगे बढ़िएगा तो फिर पूर्वोत्तर भारत में गारो की पहाड़ी। यह स्थानीय नामों से जाना जाता है। समझ रहे हैं, समझ रहे बात को। इस तरह से आराम ये विंध्या माउंटेन का विस्तार है। विंध्या के दक्षिणी भाग में सतपुड़ा पर्वत है। दिस इज सतपुड़ा माउंटेन। सतपुड़ा पर्वत पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में अमरकंटक पठार तक फैला हुआ है। इसका पश्चिमी भाग, सतपुड़ा का पश्चिमी भाग राजपीपला की पहाड़ी कहलाता है, जबकि इसका पूर्वी भाग अमरकंटक पठार कहलाता है। इसी अमरकंटक पठार से दो नदी का उत्पत्ति होता है। ये क्या कहते हैं, नर्मदा पश्चिम जाती है, सोन पूर्व जाती है। सतपुड़ा के पुनः पूर्वी विस्तार के रूप में महादेव तथा मैकाल पर्वत है। महादेवा हिल एंड मैकाला हिल। सतपुड़ा की सर्वोच्च बिंदु धूपगढ़ है। धूपगढ़ इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सतपुड़ा, सिचुएटेड नियर पंचमढ़ी। पंचमढ़ी के पास स्थित है। इसकी हाइट है 1350 मीटर। पंचमढ़ी इज ओनली वन हिल स्टेशन ऑफ एमपी। पंचमढ़ी एमपी का एकमात्र हिल स्टेशन है ना। दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में, उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक, यहां पर नीलगिरी पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत है। पश्चिमी घाट पर्वत है। इसे सहयात्री के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है सवाल में। इसी को सहयात्री भी कहा जाता है। नीलगिरी पर्वत की सर्वोच्च बिंदु, नीलगिरी की सर्वोच्च बिंदु दोदा बेटा है। दोदा बेटा है। ऊंचाई 2637 मीटर। दोदा बेटा इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नीलगिरी माउंटेन, है ना। नीलगिरी के दक्षिणी भाग में अंग्रेजी में लिखिएगा DODA, BETTA, दोदा बेटा, है ना। नीलगिरी के दक्षिणी भाग में अन्नामलाई पहाड़ी है। अन्नामलाई, ये हो गया अन्ना, एक मिनट। नीलगिरी के दक्षिणी भाग में अन्नामलाई पर्वत है ना। अन्नामलाई पर्वत है। अन्नामलाई पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च बिंदु अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अन्नामलाई। अनायमुड़ी की ऊंचाई है 2695 मीटर है। आप याद रखिएगा कि अनायमुड़ी इज हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ इंडिया ऑल्सो। ये हिमालय के दक्षिण में कोई भी भाग उतना ऊंचा नहीं है जितना अनायमुड़ी है। अन्नामलाई के पुनः दक्षिणी भाग में इलायची पर्वत है। ये इलायची
इलेची पर्वत हो गया जो केरल में है, कार्डमम हिल के नाम से जाना जाता है। वास्तव में अगर आप देखें तो केरल में इलेची पर्वत दक्षिण से उत्तर दिशा में फैला हुआ है। जैसे इलेची पर्वत ऐसे फैला हुआ केरल में और उत्तर में जाके 2 ब्रांच में बट जाता है, ये ऐसे है ना। देखिए ऐसे, देखिए इधर का भाग जो है ये हो गया पालनी हिल, पालनी हिल, और इधर हो गया अन्नामलाई, अन्नामलाई के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हो? इसी नीलगिरी पर्वत और अन्नामलाई के बीच में पाल घाट गैप है, पाल घाट गैप है, पाल घाट कर रहा है ना। उसके बाद पठार के पूर्वी भाग में, उत्तर में उड़ीसा से लेकर दक्षिण में नीलगिरी पर्वत तक पूर्वी घाट पर्वत है ना। क्या है? पूर्वी घाट पर्वत है। पूर्वी घाट पर्वत लगातार नहीं है, क्योंकि अपरदनकारी शक्तियों ने इसे स्थान स्थान पर काटकर अपना मार्ग बनाया है। ये लगातार नहीं है, बीच बीच में कटा हुआ है। यहाँ पर ये, यहाँ पर कावेरी नदी, एक मिनट, यहाँ पर कावेरी नदी, यहाँ पर कृष्णा नदी, यहाँ पर गोदावरी नदी और यहाँ पर महानदी, ये सारी नदियां पूरब जाने के क्रम में पूर्वी घाट पर्वत को काटकर डिसेक्टेड कर दिया है, विच्छेदित कर दिया है ना। उसके बाद दक्षिणी पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार है। In north-eastern part of southern plateau there is छोटा नागपुर प्लेटू, ये है छोटा नागपुर प्लेटू। यह वर्तमान झारखंड में है, वर्तमान झारखंड में है ना। छोटा नागपुर पठार एक गुंडाकार पठार है, गुंबद के आकार जैसा पठार है, और इसकी सर्वोच्च बिंदु पारसनाथ है। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू इज पारसनाथ, है ना, जो गिरिडीह जिला में है। छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पूर्वी भाग में राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल हिल है, राजमहल की पहाड़ी है। तथा पूर्वोत्तर भारत में ये मेघालय पठार है। गारो पर्वत भी इसी का हिस्सा है, कभी ये आपस में जुड़ा हुआ करता था, खासी जनजाति है ना, जो कालांतर में गारो राजमहल गैप के द्वारा शेष पठार से अलग हो गया। इसके बीच में ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मार्ग है जो बंगाल खाड़ी जाती है। दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में, दक्षिणी पठार के पश्चिमी भाग में लावा पठार है, लावा पठार है। कहा जाता है कि क्रिटेशियस युग में, क्रिटेशियस पीरियड में दरारी उद्भेदन के द्वारा बड़ी मात्रा में लावा का निष्कासन हुआ, बाहर निकला, और ये लावा आसपास के भागों में करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में, 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैल गया, जिससे इस लावा पठार का निर्माण हुआ। इसको डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जाना जाता है, दक्कन का लावा पठार भी कहा जाता है। इस लावा पठार पर वर्तमान समय में काली मिट्टी का विकास हुआ है, ब्लैक सॉइल डेवलप हुआ है, जो हाईली फर्टाइल है, काफी उर्वर है ना। नर्मदा नदी इस लावा पठार को 2 भागों में बांट देती है। इसके उत्तर का भाग, नर्मदा यहाँ पर है, इसके उत्तर का भाग मध्यवर्ती उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड या मालवा का पठार कहलाता है, जबकि दक्षिण का भाग दक्षिण दक्कन का लावा पठार कहलाता है। इस लावा पठार पर काली मिट्टी बनी है जो काफी उपजाऊ है। तथा इसी लावा पठार पर एक पहाड़ी है जिसको हम कहते हैं अजंता की पहाड़ी कहते हैं। अजंता की पहाड़ी महाराष्ट्र में एक ही राज्य में स्थित है। ये दक्षिणी पठार
प्राचीन रवेदार आग्नेय और परिवर्तित चट्टान का बना हुआ है, अतः यह खनिज संसाधन में काफी धनी है, रिच इन मिनरल रिसोर्स, है ना। भारत का समस्त खनिज इसी प्रकार से प्राप्त होता है, जैसे लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, टीन, क्रोमियम, प्लेटिनियम, यूरेनियम, थोरियम, मोनाजाइट, इल्मेनाइट, मैग्नीज, है ना, बॉक्साइट, सोना, चांदी, ये सारा खनिज इसी प्रकार से प्राप्त होता है। अतः दक्षिणी प्रकार भारत का एक महत्वपूर्ण भौतिक प्रदेश है, प्राकृतिक क्षेत्र है, प्राकृतिक इकाई है, जो प्राचीन काल से ही भारत के सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था को प्रभावित किया है, आर्थिक व्यवस्था को प्रभावित किया है। भारत का जो दूसरा भौतिक विभाग है, भारत का जो दूसरा भौतिक विभाग है वो है उत्तरी पर्वत। उत्तरी पर्वत, जिसको हिमालय पर्वत भी कहा जाता है। भारत के उत्तरी भाग में विशाल पर्वत है, जिसे उत्तरी पर्वत कहते हैं। जैसे आप अगर भारत के मैप पर इसको देखिएगा, ट्विन कलर है, ट्विन वन। देखिए, उत्तर में सिंधु नदी के मोड़ से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी के मोड़ तक ये पर्वत है, इसको हिमालय पर्वत कहते हैं। यह संसार का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है। यह कई समानांतर श्रेणियों के रूप में है। ये देखिए, 3 समानांतर श्रेणी में यहां दिखा रहा हूं, है ना। और यहाँ जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे, यहाँ भी पर्वत है। यह है काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, जांस्कर श्रेणी, गिर पंजाब श्रेणी, समझ रहे ना। और यहाँ पर कई पर्वत हैं पूर्वोत्तर भारत में। दाबलाबूम, अबोर पर्वत, मिश्मी पर्वत, नागा मिश्मी पर्वत, उसके बाद मिश्मी पर्वत, उसके है ना, ये मिश्मी पर्वत, पटकाई बूम, नागा श्रेणी, समझ रहे ना, मणिपुर पर्वत, मीजो पर्वत, त्रिपुरा या मुशाई पर्वत, गारो पर्वत, खासी जैतिया पहाड़ी, ये मिकिर पर्वत और ब्रेल श्रेणी। ये बहुत सारा पर्वत है ना। ये पूरा सभी हिमालय तंत्र का ही हिस्सा है। तो देखिए, भारत के उत्तरी भाग में हिमालय पर्वत है। ये हो गया महान हिमालय, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ग्रेटर हिमालय कहेंगे। उसके दक्षिण में लघु हिमालय, लेसर हिमालय कहेंगे। और सबसे दक्षिण में ये शिवालिक है, शिवालिक श्रेणी, शिवालिक श्रेणी कहेंगे, शिवालिक रेंज कहेंगे। ये 3 पैरेलल रेंज है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला है, हाईएस्ट माउंटेन सिस्टम ऑफ वर्ल्ड, है ना। अब देखिए, हिमालय पर्वत जहां आज है, इसके निर्माण के विषय में कहा जाता है कि जहां आज हिमालय पर्वत है, आज से 50 मिलियन वर्ष पहले, आज से 50 मिलियन वर्ष पहले हिमालय के स्थान पर टेथिस सागर का विस्तार था।
50 million years before, there was a shallow sea near present Himalaya known as Tethys Sea. इस टेथिस सी के विस्तार की बात करेंगे तो इट वॉज एक्सटेंडेड फ्रॉम प्रेजेंट मेडिटेरेनियन सी इन द वेस्ट टू म्यांमार और चाइना लैंड इन द ईस्ट, यानी पश्चिम में भूमध्य सागर से लेकर पूर्व में चीन की भूमि तक इसका विस्तार था। इसके दक्षिण में अफ्रीका तथा भारत और उत्तर में एशिया तथा यूरोप स्थित था। इस टेथिस सागर में लंबे समय तक माने सेडिमेंट कैरीड बाय डिफरेंट रिवर्स डिपोजिटेड कंटिन्यूअसली इन द टेथिस सी, है ना, लंबे समय तक इसका जवाब होता रहा, यानी सेडिमेंट्स का। सो देयर वाज सब्सिडेंस इन द बेड ऑफ टेथिस, जिससे टेथिस के तली में फंसाव होने लगा इन कोर्स ऑफ टाइम ड्यू टू कंप्रेशनल फोर्स या ओरिजिनेटिक मूवमेंट या हॉरिजॉन्टल फोर्स। क्षैतिज बल के कारण इधर से एक बल काम किया और एक बल इधर से काम किया। इस बल के कारण जो टेथिस में मलबा नीचे धंस रहा था वो इस संकुचित होकर ऊपर उठ गया हिमालय पर्वत के रूप में, और हिमालय पर्वत जो है के रूप में आ गया, अस्तित्व में आ गया, है ना। अगर आप हिमालय पर्वत को देखिएगा तो ये सबसे उत्तर में महान हिमालय, उसके दक्षिण में लघु हिमालय और सबसे दक्षिण में ये शिवालिक, ऐसा है ना। ये ग्रेटर हिमालय हो गया, ये लेसर हिमालय हो गया, और ये शिवालिक रेंज हो गया, और शिवालिक के दक्षिण में ये नॉर्थ प्लेन जहां हम लोग हैं या गंगेटिक प्लेन, ये तीन इस तरह से श्रेणी के रूप में हमारे पर्वत, ये नॉर्थ हो गया इधर और ये साउथ हो गया, है ना। अब देखिए इसके पर्वत के निर्माण को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं एक डायग्राम से। तो इसको बदले अब देखिए हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ उसको मैं बता रहा हूं डायग्राम से।
चाइना, इधर इंडिया। ये सबसिडेंस धंसाव, धंसाव हो रहा था। ये फोर्स काम किया एक साउथ से, एक नॉर्थ से, और इस फोर्स के कारण टेथिस का जो सेडिमेंट था वो मुड़कर ऊपर उठ गया। समझ रहे हैं? हिमालय पर्वत के रूप में बदल गया। सबसे पहले महान हिमालय बना, उसके बाद शिवालिक से लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक से, है ना। और ये था, यही टेथिस ही था जिसमें सबसिडेंस हो रहा था। इसको हम कहेंगे टेथिस सी, है ना। हिमालय जब ऊपर उठ रहा था, बन रहा था, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा कि प्रतिक्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जब हिमालय ऊपर उठ रहा था उसी समय इसके दक्षिणी भाग में ये भूमि नीचे धंस गया। इसको भूगर्भ शास्त्रियों ने फोर डीप कहा, क्योंकि इसमें टेथिस का जो अवशिष्ट जल था, बचा हुआ जल इसमें जमा हो गया। और कालांतर में जब हिमालय से नदी तंत्र का विकास हुआ, यही भरकर नदी के द्वारा अवसाद के जमाव से ये नॉर्थ प्लेन के रूप में बदल गया। जहां हम लोग हैं ये हो गया शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज हो गया ये लेसर हिमालय, और ये हो गया ग्रेटर हिमालय। उत्तरी मैदान के निर्माण की भी बात हो गई। समझ रहे हैं? महान हिमालय की सर्वोच्च बिंदु माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। कंचनजंगा 8,598 मीटर, मकालू, मनसालू, नंदा देवी 7,818 मीटर, है ना। धौलागिरी, ये सब इसकी अन्य महत्वपूर्ण चोटियां हैं। महान हिमालय का ऊपरी भाग हमेशा बर्फ से ढका रहता है। महान हिमालय के दक्षिणी भाग में लघु हिमालय है, जिसकी ऊंचाई 3,000 से 4,500 मीटर के बीच है। महाभारत, मसूरी, नागटिवा, पीर पंजाल, ये सब इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं। उसके बाद लघु हिमालय का उत्तरी भाग, ये जो भाग है हमेशा बर्फ से ढका रहता है, निर्जन है, जिस पर लोग नहीं रहते हैं। जबकि दक्षिणी ढाल के निचले भाग में यहाँ पर कोणधारी जंगल पाए जाते हैं, जिसमें ओक, बर्च, फर, स्प्रूस, माउंटेन एस, पाइन, ये सब वृक्ष पाए जाते हैं। और ऊपरी भाग में छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें गद्दी, गुज्जर, खस, बकरवाल, ये सब जनजाति भेड़ बकरी चरा के जीवन यापन करते हैं। इस घास मैदान को कश्मीर में मर्ग कहा जाता है, जैसे गुलमर्गा, सोनमर्गा, खिलनमर्गा। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल और प्यार कहा जाता है ना। उसके दक्षिणी भाग में शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक को हिमालय का सबसे नया भाग कहा जाता है। और शिवालिक की ऊंचाई 1200 से 1500 मीटर के बीच है। शिवालिक महान लघु हिमालय के काफी दिनों के पश्चात बना, समझ रहे हैं। और शिवालिक श्रेणी लघु हिमालय से चौरस घाटी के द्वारा अलग होता है। इस घाटी को पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून सबसे बड़ा दून है, देहरादून, कोटा दून, पाटली दून, चुंगी दून, कोठारी दून, कियागा दून, ये सब अन्य दून हैं। और पूरब में इसको द्वार कहा जाता है, वेस्ट बंगाल में, जैसे न्यू अलीपुर द्वार। ये दून और द्वार चावल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में 3 पर्वत है। जम्मू कश्मीर में 4 पर्वत है, 3 नहीं 4 पर्वत है।
सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी उत्तर पश्चिम में ये पामीर गांठ है, पामीर गांठ से लेकर जम्मू कश्मीर लद्दाख होते हुए पूरब में तिब्बत तक फैला है। तिब्बत में इसका अगला विस्तार कैलाश श्रेणी के रूप में है। काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु माउंट केटू या गाडविन ऑस्टिन भी इसको कहा जाता है, गाडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। यह भारतीय भूक्षेत्र की सर्वोच्च बिंदु है जो पाक अधिकृत कश्मीर में स्थित है। काराकोरम के दक्षिण में समानांतर लद्दाख श्रेणी है और लद्दाख के दक्षिण में समानांतर पीर पंजाल श्रेणी है। ये है पीर पंजाल श्रेणी, जांस्कर श्रेणी है और सबसे दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणी है। ये है, यहीं पर कश्मीर घाटी स्थित है क्योंकि कश्मीर घाटी पीर पंजाल और जांस्कर के बीच में स्थित है। जहाँ उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, बसवां स्थल पाया जाता है। पूर्वोत्तर भारत में जो उबड़ खाबड़ ये पहाड़ी टीला वाला भूमि है, इसको पूर्वांचल या पूर्वांचल कहा जाता है, जहाँ अनेक पर्वत हैं, स्थानीय नामों से जाना जाता है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में दाखला बूंद है, अमूर पर्वत है, विष्णु पर्वत है। फिर अरुणाचल में पटकाई बूंद है, भारत में म्यांमार सीमा के समानांतर है। नागालैंड में नागा श्रेणी, मणिपुर में मणिपुर पर्वत है ना, मिजोरम में मिजो पर्वत जिसकी सर्वोच्च बिंदु ब्लू माउंटेन है। नागा श्रेणी की सर्वोच्च बिंदु माउंट सारावती है, 3,927 मीटर। त्रिपुरा में त्रिपुरा पर्वत या नुसाई पर्वत है। मेघालय के पश्चिम में गारो पर्वत, बीच में खासी पर्वत, सबसे पूर्व में जैंतिया पर्वत है। असम में दाखलाबूंग के दक्षिणी भाग में असम में मितिर पर्वत है और उसके दक्षिण में ग्रेट श्रेणी है, यहीं पर बराक घाटी स्थित है। ये सब है। उसके बाद फिर आगे हिमालय पर्वत भारत के सबसे उत्तरी भाग में है। यह प्राकृतिक प्रहरी का काम करता है और भारत की अनेक प्रमुख नदियां इसी से निकलती है, सवावाहनी होती हैं। इसके द्वारा उत्तरी मैदान में फर्टाइल सॉइल का निर्माण हुआ है ना। हिमालय पर्वत संसार का सबसे ऊंचा पर्वत माला है। भारत की जलवायु को विशिष्ट रूप प्रदान करता है। अगर भारत के उत्तर में हिमालय नहीं होता तो भारत की जलवायु ऐसी नहीं होती जैसे। ये सब कई इसके मायने हैं, अर्थ हैं। इसके ऊपरी भाग में अनेक प्रकार के लकड़ी, जंगल, जड़ी बूटी पाए जाते हैं, इसका मेडिसिनल उपयोग है। और मुलायम लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं जिससे हम बढ़िया किस्म के कागज बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं। हिमालय क्षेत्र में सुगंधित लकड़ी, देवदार भी पाए जाते हैं, जो हवन में काम किया जाता है, इसको कुमार बोलते हैं। देवदार का ही लकड़ी है। इसकी बहुत सारी अहमियत है। यह प्राकृतिक अवरोध है। उत्तर से किसी को भी आने के लिए यह इजाजत नहीं देता है। जो कुछ अगर आप पास टाइम में देखेंगे आया भी है तो चंद दरों से होकर सीमित संख्या में आया है ना? तो पश्चिम उत्तर भाग में। उसके बाद है तीसरा उत्तरी मैदान। भारत के उत्तरी भाग में समतल मैदान है जिसको उत्तरी मैदान कहा जाता है। इसका निर्माण गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए अवसाद के जलाव से हुआ है ना। अतः इसे गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। उत्तरी मैदान पश्चिम में पंजाब हरियाणा से लेकर पूरा असम घाटी तक इसका विस्तार है। समझ लो बात को। यह मैदान करीब 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर फैला हुआ है। एक समतल मैदान है। सागर तल से इसका विस्तार करीब 300 मीटर तक है। 300 मीटर की समोच्च रेखा कंटूर लाइन इस मैदान को दक्षिण प्रकार चला करता है। उत्तरी मैदान के निर्माण के विषय में कहा जाता है कि हिमालय के उत्थान के समय इसके दक्षिणी भाग में गड्ढा बन गया जिसमें अवशिष्ट सागर का जिसमें तेथिस सागर का अवशिष्ट जल जमा हो गया। इसको अगर गंभीर नाम दिया गया। इसकी गहराई 1500 से 2000 मीटर के बीच रही होगी। कालांतर में हिमालय से नदी तंत्र का विकास हुआ। इसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां थी। ये सभी नदियां अपने अपने क्षेत्र से अपर्दन के द्वारा मलबा को लाकर इसमें भरना शुरू कर दिया, जिससे भरकर ये समतल मैदान में बदल दिया। आज भी ये नदियां इस मैदान से होकर बहती है। उत्तरी मैदान में कई भूआकृति पाए जाते हैं जैसे खादर नहीं, उससे पहले भावर, तराई,
भावर हिमालय के निचले भाग में यहाँ पर बना है, यहाँ पर है ना, कंकड़ पत्थर के जवाब से बना एक दलदल क्षेत्र है। यहाँ जंगल पाया जाता है, मानव स्वास्थ्य के लिए यहाँ की जगह अनुकूल नहीं है। शिवालिक के निचले भाग में यहाँ पर तराई का विकास हुआ है। तराई को शिवालिक का फुकरी जोन कहा जाता है। यहाँ भी इसका निर्माण भी कंकड़ पत्थर के जमाव से वाले के इसमें महीनकन भी हैं। यह भी एक दलदल क्षेत्र है, इसमें घने जंगल पाए जाते हैं। मैदान में नवीन जलोढ़ वाले भाग को खादर कहा जाता है। खादर में प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है, जबकि पुराने जलोढ़ वाले भाग को बांगर कहा जाता है। बांगर एक अपलैंड है जिसमें बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है। ये सभी उपजाऊ हैं और इसमें घनी जनसंख्या पाई जाती है। भारत की 50% जनसंख्या उत्तरी मैदान में निवास करती है, इसीलिए मैदान प्राचीन काल से ही भारतीय सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है ना। भारत का जो तीसरा भूआकृतिक प्रदेश है तटवर्ती मैदान है ना। भारत के तटवर्ती भाग में समतल मैदान है जिसको तटीय मैदान कहा जाता है। तटीय मैदान कहा जाता है। पश्चिम में अरब सागर और पश्चिमी घाट पर्वत के बीच स्थित तटीय मैदान को यह अरब सागर हो गया। अरब सागर हो गया, इसके बीच स्थित मैदान को पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। ये हो गया पश्चिमी तटीय मैदान। यह उत्तर में गुजरात से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। गुजरात से लेकर गोवा तक के भाग को कोंकण का मैदान कहा जाता है। कोंकण का मैदान कहा जाता है, जबकि गोवा के दक्षिण स्थित भाग को मालाबार का मैदान कहते हैं। मालाबार का मैदान कहा जाता है। यह काफी उपजाऊ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पूर्वी घाट पर्वत के बीच स्थित मैदान को पूर्वी तटीय मैदान कहा जाता है। यह उत्तर में उड़ीसा से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। उड़ीसा से लेकर मछलीपट्टनम, ये मछलीपट्टनम है आंध्र प्रदेश में, मछलीपट्टनम तक के भाग को उत्तरी सरकार कहा जाता है। और इसके नीचे स्थित भाग को कोरोमंडल का मैदान कहा जाता है। कोरोमंडल का मैदान कहा जाता है। उड़ीसा में इसे उत्कल का मैदान, आंध्र प्रदेश में आंध्रा का मैदान और तमिलनाडु में कोरोमंडल का मैदान कहा जाता है। पूर्वी तटीय मैदान चौड़ा है पश्चिमी तट की तुलना में, क्योंकि सभी नदियां यहाँ डेल्टा बनाई इसीलिए चौड़ा हो गया है। ये समतल है, उपजाऊ है, यहाँ घनी जनसंख्या पाई जाती है। पूर्वी पश्चिमी तटीय मैदान भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 4% भाग को घेरता है, लेकिन यहाँ भारत की 15% आबादी निवास करती है। कारण फर्टाइल सॉइल है, समतल भूमि है, जलवायु बहुत सुंदर है, मानव स्वास्थ्य के अनुकूल है और बड़े बड़े बंदरगाह पाए जाते हैं जिसके माध्यम से विदेशी व्यापार संचालित होता है। भारत का जो चौथा भूआकृतिक प्रदेश है मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल या भारत का महान मरुस्थल भी कह सकते हैं, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया। भारत के पश्चिमी भाग में, उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग में विशाल मरुस्थल है ना। वैसे तो ये मरुस्थल मुख्य रूप से राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, लेकिन इसके अंतर्गत 3 राज्य शामिल है, हरियाणा, मध्य प्रदेश, समझ रहे हैं, राजस्थान के अलावा, और उत्तर प्रदेश भी इसमें शामिल है। 3 राज्य शामिल है इसको लगाकर। और मरुस्थल, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में एक कार्यक्रम भी चलता है, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भारत के 21 जिला में ये संचालित हो रहा है, 21 डिस्ट्रिक्ट में ये काम हो रहा है। ये मरुस्थल है। तो मरुस्थल कहते हैं जहां वर्षा नहीं होती है वो मरुस्थल हो जाता है, समझ रहे हैं। वर्षा ना होने का कारण, मरुस्थल होने का मुख्य कारण इसके पूर्व में अरावली पर्वत है। तो जो वर्षा कराने वाली नम हवा है इधर से जाती है
पूरब से जाती है, अराबी पर्वत जाते जाते उसकी सारी नमी खत्म हो जाती है और उसको लांग कर जब पश्चिम पहुंचती है हवा, तो शुष्क हवा जिसमें वर्षा के लिए क्षमता नहीं है, नमी नहीं है, इसीलिए मरुस्थल हो गया है। तो पश्चिमी भाग मरुस्थल है, बलुई है और मरुस्थल का प्रसार हो रहा है। इसके लिए उसके सीमावर्ती भाग पर बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, ऊंचे पेड़ लगाए जाते हैं, ताकि हवा के द्वारा सारा डस्ट वहीं तक आ जाए, इसके अंदर विस्तार हो। ये डेजर्ट हो गया। ये डेजर्ट कोई पास टाइम से नहीं है, ये समय के साथ आगे वर्षा न होने के कारण आज ही वर्षा होना शुरू हो जाए, क्लाइमेटिक चेंज के द्वारा फिर वो मरुस्थल नहीं रहेगा, हरा भरा दृश्य हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद भारत का जो यानी छठा प्राकृतिक प्रदेश है भारतीय तट, क्या कहते हैं, द्वीप समूह, इंडियन आइलैंड, इसकी चर्चा हम लोग इंट्रोडक्शन में भी किए थे। इसमें अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप समूह प्रमुख। अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है। अंडमान निकोबार तृतीय महाकल्प के वलित पर्वत का धंसा हुआ भाग है, जबकि लक्षद्वीप समूह अरब सागर में है तथा यह प्रवाल वलय द्वीप का बना हुआ है, कोरल द्वीप का बना हुआ है। अंडमान निकोबार के उत्तर में अंडमान है, दक्षिण में निकोबार है। दोनों अंडमान और निकोबार 10 डिग्री चैनल से अलग होता है। अंडमान 204 द्वीपों का समूह है, जबकि निकोबार 19 द्वीपों का समूह है। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च बिंदु सैडल पीक है, जो कि अंडमान में है, ऊंचाई 738 मीटर है। और अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिणी भाग में ग्रेट निकोबार है, जो जहां भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। निकोबार में 19 आइलैंड है, दोनों को मिला देंगे 223 आइलैंड हो गया, समझ रहे। इंदिरा पॉइंट जो है दक्षिणी भाग में निकोबार जो है ग्रेट निकोबार का है, समझ रहे। उसके बाद फिर अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वो दक्षिणी अंडमान में है, साउथ अंडमान में है। उसके बाद लक्षद्वीप समूह 36 द्वीपों का समूह है, ये प्रवाल वलय एटॉल का बना हुआ है और भारत के पश्चिमी तट पर केरल के समीपवर्ती भाग में है। लक्षद्वीप के सबसे दक्षिणी भाग में एक द्वीप है जिसका नाम है मिनिकॉय द्वीप, जो शेष लक्षद्वीप के शेष द्वीपों से 9 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है। ये सब इसकी विशेषता है, चारों तरफ की भाग है। इसके बाद हम लोग भारत के ड्रेनेज सिस्टम पर जाएंगे, ठीक है। क्लास में आप लोग इसको पढ़िए, कोई दिक्कत होगा तो फिर डिस्कस कीजिएगा। इसको पढ़ते पढ़ाई की मतलब नहीं है कि बैच समाप्त हो जाएगा तो वहीं आपका काम समाप्त हो। जब तक आप सफल नहीं होते आपको कभी भी दिक्कत होगा। मेरा क्लास मान लीजिए जब भी खत्म होगा हम आपको नंबर दे देंगे। जब भी दिक्कत होगा मेरे विषय में आप हमसे पूछिएगा, दूसरे विषय में दूसरे टीचर से पूछिएगा। पढ़िए मन से, समझ रहे। पानी पिलाओ ना, और सिंह जी नहीं रहते हैं क्या यहाँ उधर?